दोस्तों, आज मैं वर्णन करने वाला हूँ फिल्म आर्टिकल 15 का। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं गांव के कुछ लोग गाना गा रहे हैं जिसमें वो लोग ये बता रहे हैं कि छोटे और बड़े आदमियों में क्या अंतर होते हैं। और उसी बीच भरी बारिश में एक बस में दो बच्चों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। फिर कुछ समय बाद एक इंस्पेक्टर दिल्ली से उस गाँव में आता है और वह रास्ते में एक गांव में रोककर पानी की बोतल लाने के लिए कहता है, लेकिन उसका ड्राइवर कहता है कि इस गांव के लोग छोटी जात के हैं, इसलिए हम यहाँ का पानी भी नहीं पीते। लेकिन वो इन सब बातों को नहीं मानते और वो दूसरे कांस्टेबल को पानी लाने के लिए भेज देते हैं। और वो साथ साथ में यही सब बातें अपनी बीवी को मैसेज के द्वारा बता रहे होते हैं। उनको ये सब बातें बहुत ही दकियानूसी लगती हैं, लेकिन उनकी बीवी कहती है कुछ साल पहले हमारी माँ भी हमारे काम वाली के बर्तन अलग ही रखती थी। फिर वो कहते हैं यहाँ के सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे अंग्रेज वापस आ गए हों। फिर वो थाने पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त आकर उनका स्वागत करते हैं। फिर उनको बाकी की फोर्स से मिलवाया जाता है और तभी वहां पर उनके एक कांस्टेबल निहाल सिंह की छोटी बहन आती हैं जो उन्हें पानी देकर जाती है। फिर इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त भी उनकी काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। फिर वहां पर अंशु नारे नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आकर उनसे मिलता है। फिर उनके कॉन्ट्रैक्टर उन्हें अंशु नारे के बारे में बताते हैं कि यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ के सभी कॉन्ट्रैक्ट इनके पास होते हैं। फिर इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त कहते हैं कि शाम को एसपी साहब ने आपके आने की खुशी में पार्टी रखी और उन्हें वहां से ले जाते हैं। फिर शाम को इंस्पेक्टर अयान अपनी पार्टी में पहुंचते हैं और उनके पीए मयंक और इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त उनसे मिलते हैं। फिर वहां पर इंस्पेक्टर अयान अपने सीनियर के साथ बैठे होते हैं और जब उनके सीनियर पूछते हैं कि यहाँ पर कैसे, तो इंस्पेक्टर बताते हैं कि छोटे झगड़े की वजह से हमारा यहाँ ट्रांसफर हो गया है। इंस्पेक्टर अयान के जूनियर्स को इस बात पर काफी हंसी आती है। फिर इंस्पेक्टर अयान को उसके दोस्त सत्येंद्र राय मिलते हैं जो कि उनके साथ प्रीलिम्स की तैयारी में थे। और फिर जब वो उनसे मिलते हैं तो देखते हैं वो काफी नशे में है और काफी निराश है। और फिर इंस्पेक्टर अयान जब उनसे उनका हालचाल पूछते हैं तो फिर वह वहां से चला जाता है और इंस्पेक्टर को इस बात पर काफी अचंभा होता है। फिर वहां पर गाँव के कुछ लोग आ जाते हैं जिनमें एक लड़की होती है और इंस्पेक्टर अयान के पूछने पर उन्हें बताया जाता है कि इनके यहाँ से 3 लड़कियां गायब हो गई थी, लेकिन दूसरा इंस्पेक्टर कहता है कि इनकी लड़कियां ऐसी हैं, भाग जाती हैं और 2 दिन बाद वापस आ जाती हैं। फिर वहां पर इंस्पेक्टर अयान जब अपने जूनियर की प्लेट से पकौड़े लेने लगते हैं तो वो मना कर देता है और कहता है कि हम आपकी दूसरी प्लेट में लाते हैं। तब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि यहाँ पर जात पात का बहुत चक्कर है। फिर उनके दोस्त सत्येंद्र जी बाइक पर गिर रहे होते हैं, तभी इंस्पेक्टर जाकर उनकी मदद करते हैं और उन्हें घर छोड़ने के लिए कहते हैं। फिर उनके पीछे पीछे उनकी इंस्पेक्टर उनकी जीप लेकर आते हैं। तभी उनके पास से एक आदमी भागता हुआ जाता है और उसके पीछे एक आदमी चाकू लेकर पड़ा होता है। तभी इंस्पेक्टर अयान का ड्राइवर उस आदमी के पास जाता है और उसे थप्पड़ मारकर उससे चाकू छीन लेता है और उसे उठो पटक करने के लिए कहता है। लेकिन इंस्पेक्टर अयान को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसका दोस्त सत्येंद्र यह सब देखकर हंस रहा होता है। फिर इंस्पेक्टर अयान के पास उसका ड्राइवर आकर बताता है कि यह यहाँ के हलवाई का बेटा है। फिर अयान सत्येंद्र को उसके घर छोड़ता है और उसकी पत्नी से मिलकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्मदत्त अयान को बुलाता है क्योंकि एक जगह पर 2 लाशें पाई गई हैं और गांव वालों का कहना है कि दोनों लड़कियों में समलैंगिक संबंध है, तो उनके पिता ने उन लोगों को फांसी पर टांग दिया। अयान को वहां पर वही लड़की दिखती है जो रात को पार्टी में आई थी कुछ लोगों के साथ मदद मांगने के लिए। ब्रह्मदत्त अयान को बताता है कि इन दोनों के साथ एक तीसरी लड़की भी थी जो कि अभी तक गायब थी। फिर वह अयान को कहता है कि इन दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और हम गाँव में पूछताछ कर रहे हैं। फिर अयान इन दोनों लाशों के बारे में अपनी बीवी को बताता है और उसकी बीवी उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कहती है, लेकिन अयान कहता है कि सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए। फिर जब अयान थाने में जाके पूछता है कि इन लड़कियों की एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, तो थाने वाले इन चीजों पर गौर नहीं करते और कहते हैं कि इन सब का ऐसे ही चलता रहता है। फिर अयान तीसरी लड़की एफआईआर लिखने को कहता है। फिर इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त एक रिपोर्टर को बुलाकर यह लिखने के लिए कहता है कि यह एक ओनर किलिंग का मामला है और उन दोनों लड़कियों में आपसी संबंध थे जिनके बारे में उनके पिता को चल गया और उन दोनों को मार दिया गया। फिर ब्रह्मदत्त यह सब बातें अयान को बताता है कि कल अखबार में छप जाए कि यह एक ओनर किलिंग का मामला है। फिर अयान उसे कहता है कि घटनास्थल के आसपास जौन जौन से गाँव में सब में पूछताछ करवाओ और जल्दी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाओ और उस तीसरी लड़की को जल्दी से ढूंढो। फिर इंस्पेक्टर जाने से पहले अपने कांस्टेबल को रोकता है और उसे कहता है कि सत्येंद्र मेरा फोन नहीं उठा रहा, उसके घर जाकर पता करो क्या बात है। फिर वो सब लोग और उन दोनों लड़कियों के पिता अयान के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हमारे बच्चियों को उठा ले गया था और अगर कुछ दिन में छोड़ जाते तो सही था, उन लोगों को मार भी दिया और हम ही पर वापस से केस बना रहे हैं। फिर उन लोगों में एक लड़की बोलती है जिसका नाम गोरा है और वह पूजा की बहन है। पूजा वही तीसरी लड़की है जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। फिर अयान कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, फिर मैं कुछ करता हूँ। फिर गोरा बताते कि अंशु नारे कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें थप्पड़ मारा था क्योंकि उन्होंने दिहाड़ी में 3 रुपए बढ़ाने के लिए कहा था। वो लोग उन्हें 25 रुपए देते थे और वो 28 रुपए मांग रही थी। फिर गोरा बताते कि दिहाड़ी ना मिलने पर उन लोगों ने वहां से काम छोड़ दिया और वो किसी दूसरी फैक्ट्री में जाकर काम करने लगे जहाँ उन्हें 28 रुपए मिलते थे। फिर उनके साथ साथ बाकी बच्चों ने भी आराम आराम से काम छोड़ दिया। फिर इंस्पेक्टर अयान मयंक और दूसरे इंस्पेक्टर को बुलाता है और कहता है जल्दी से एफआईआर लिखो और हर जगह पर पूछताछ करो और गोरा से उनके बारे में पता करो और जाकर फैक्ट्री में भी पता करो जहाँ वो लोग बाद में काम करने लगी थी और जिस दिन वह घटना हुई उस दिन अंशु नारे कहाँ पर था। और वह कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें उस तीसरी लड़की को ढूंढना है। तब वह इंस्पेक्टर कहता है कि हम इन लोगों के लिए कुछ भी करें, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और पूछताछ ना करने के लिए बहाने मारता रहता है। फिर अयान गुस्सा हो जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है।
फिर शाम को जब अयान से निहाल सिंह की बहन जो उसके घर काम करती है उसे खाना बनाने के बारे में पूछती है तो अयान से पूछता है कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है। और जब वो दोनों कुछ बातें करते हैं तभी निहाल जिसको उसने सतेंद्र के घर भेजा था उसका फोन आता है और वह बताता है कि सतेंद्र घर पे नहीं है लेकिन उसकी बीवी है। फिर अयान उसकी बीवी से पूछता है सतेंद्र कहाँ पर है। फिर उसकी बीवी कहती है कि जब आप 12 बजे छोड़ कर गए सुबह 4 बजे उनके पास किसका फोन आया और वो उठकर चले गए। फिर इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त हॉस्पिटल जाता है और वहां पर निहाल सिंह को देखकर उसे वहां से भेज देता है और दूसरे कांस्टेबल के साथ अंदर जाकर डॉक्टर से पूछता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी। फिर ब्रह्मदत्त उससे पूछता है कि रिपोर्ट में क्या आया और डॉक्टर बताती है कि बच्चों के साथ गैंगरेप हुआ है और काफी दिनों तक चलता रहा है और फिर उसके बाद इन दोनों को जिंदा फांसी पर टांग दिया गया है। फिर ब्रह्मदत्त उससे पूछता है कि आपकी अवधेश जी से बात हुई। फिर वह बताती है कि मैं झूठी रिपोर्ट नहीं बनाऊंगी और मुझे किसी से बात नहीं करनी। फिर इंस्पेक्टर उसे झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है लेकिन डॉक्टर मना कर देती है। फिर डॉक्टर अवधेश का इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त के पास फोन आता है और ब्रह्मदत्त उसे समझाता है कि अभी तो तुम बीमार हुए हो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुमने ये झूठी रिपोर्ट नहीं बनाई तो। फिर वह डॉक्टर रिपोर्ट में जो लिख रही थी वहीं पर अपना हाथ रोक लेती है। फिर ब्रह्मदत्त एक कांस्टेबल के साथ वहां से जा रहा होता है तभी उन बच्चों के पिता बाहर बैठे होते हैं और उन्हें कहता है कि तुम लोगों को बोला था कि फरार हो जाओ, मामला ठंडा होने के बाद वापस आ जाना और तुम लोग बच जाओगे। और फिर ब्रह्मदत्त वहां से चला जाता है और वो दोनों लोग रोते रहते हैं। फिर रात को किशन जाटव और मयंक गाड़ी में जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी पर कोई आग के गोले फेंकता है और उनकी गाड़ी में आग लगा देता है और वो जैसे ही बाहर आते हैं उनके आसपास 5-6 लोग आ जाते हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं दूसरे गाँव से चले जाओ। इंस्पेक्टर किशन जाटव उन पर गन भी लगाता है लेकिन वो लोग नहीं डरते हैं और उन्हें धमका कर चले जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर अयान कुछ पुरानी फाइलें मंगाता है और कांस्टेबल से अंशु नारी के बारे में पूछता है और वह कांस्टेबल बताता है कि वह काफी पावरफुल आदमी है। और फिर अयान पूछता है कि अपने डिपार्टमेंट में कौन कौन अंशु नारी के करीब है और फिर वह बताता है कि सब लोग अंशु नारी के बहुत करीब हैं। और ब्रह्मदत्त के बारे में पूछता है। फिर कांस्टेबल बताता है कि हाँ ब्रह्मदत्त भी काफी करीब है। लेकिन जब वह इंस्पेक्टर जाटव के बारे में पूछता है तो वह कांस्टेबल बताता है कि वह तो शून्य है। इंस्पेक्टर जाटव अगर सही काम नहीं करेगा तो वह गलत भी नहीं करेगा और फिर वह उस कांस्टेबल को वहां से जाने के लिए कह देता है। फिर इंस्पेक्टर अयान की अपनी बीवी से बात होती है और वह उसे कहता है कि मैं इस काम में अपना बेस्ट दूंगा। फिर वो दोनों लड़कियां जिनकी हत्या हुई थी उन दोनों के पिता उनकी लाशों को ले जा रहे होते हैं और अंतिम संस्कार की जहां पर तैयारियां कर रहे होते हैं वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों को वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। फिर अगले दिन इंस्पेक्टर जाटव झूठा बयान देते हैं कि उन्हें नहीं पता उनकी गाड़ी में आग किसने लगाई। फिर इंस्पेक्टर अयान जाटव को बोलता है कि तुम झूठा बयान दे रहे हो और वह इंस्पेक्टर जाटव को धमका कर कहता है कि जल्दी से इस पर साइन करो। इंस्पेक्टर जाटव डर जाता है और कहता है कि वो सब लोग निषाद के आदमी थे। और इंस्पेक्टर अयान पूछता है कि निषाद कौन है तो फिर वह बताता है कि बीएसएस से हैं, भीम संघर्ष सेना से। फिर जाटव बताता है कि वो लोग कह रहे थे कि गाँव वालों से और उन दोनों बच्चियों के पिता से ननको और महेंद्र के खिलाफ झूठी गवाही लेने की कोशिश कर रही है पुलिस। यह सब देखकर ब्रह्मदत्त भी उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर अयान जाटव जी से पूछता है कि तुम लोग किस साइड हो, जाटव कहता है कि जहां आप बोलेंगे हम तो उसी तरफ है। तभी वहां पर ब्रह्मदत्त आ जाता है और वह कहता है कि निषाद के आदमी थे बीएसएस से और वो एक लोकल नेता के आदमी हैं। फिर वह बात को रफा दफा करने के लिए अयान के हाथ में एक फाइल दे देता है। फिर वह इंस्पेक्टर अयान से कहता है कि इस केस को जल्दी से रफा दफा करते हैं और क्लोज करते हैं। और इंस्पेक्टर अयान से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। फिर इंस्पेक्टर उससे अंशु नहारिया के बारे में पूछता है और कहता है कि उसे मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त अयान से कहता है कि अंशु नहारिया को इस केस में ना ही खींचे तो अच्छा है क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है। फिर इंस्पेक्टर अयान कहता है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं फाइल में साइन नहीं करूंगा। और फिर इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता रहता है कि अंशु नहारिया को इस केस में मत खींचो। लेकिन इंस्पेक्टर अयान वहां से चला जाता है बिना कोई जवाब दिए। अयान के जाते ही ब्रह्मदत्त जाटव की गर्दन पकड़ता है और उसे कहता है किसने बोला था इतना ज्यादा बोलने के लिए। और कहते हैं कि अगर रामलाल नहारिया का नाम आ गया तो तुम्हें पता है ना क्या हो जाएगा। वो तो कुछ दिन रह के चले जाएंगे लेकिन हम लोग मारे जाएंगे। फिर इंस्पेक्टर जाटव कहते हैं कि अगर वो पूछेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, अगर हम नहीं रोक पाए तो तुम रोक लो जाकर। फिर रास्ते में अयान अपने ड्राइवर चंद्रभान को गाड़ी हरिमनपुर की तरफ मोड़ने के लिए कहता है। फिर चंद्रभान अयान को कुछ और बातों के माध्यम से कहता है कि जात पात का चक्कर समाज में होना कितना जरूरी है। फिर वह गाँव वालों के पास जाता है और उन सबको इकट्ठा करके पूछता है कौन कौन निषाद को जानता है और कुछ लोगों के नाम बताकर कहता है कि इन लोगों ने गवाही दी है। और जब गाँव वाले से पूछता है कि वो लोग कौन है तो एक गाँव वाला बोलता है कल से इन लोगों को नहीं देखा। फिर जब अयान वहां से गाड़ी लेकर जा रहा होता है तो गोरा उसकी गाड़ी रुकवाती है और उसके पास आकर बताती है कि वह निषाद को जानती है और वो लोग शादी करने वाले थे। और जब अयान कहता है कि मयंक और जाटव की जान जा सकती तो वह कहती है कि वह उन लोगों की जान लेने नहीं गया था, निषाद ने वो सब सिर्फ उन्हें डराने के लिए किया था। फिर अयान यह कहकर जाने लगता है कि हम लोग पूजा ढूंढ रहे हैं। फिर गोरा उन्हें पूजा की एक फोटो देती है। फिर जब अयान थाने पहुंचता है तो वहां सतेंद्र की वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है। वह इसलिए आई थी क्योंकि सतेंद्र उस दिन से घर नहीं आया था। और जब पूछताछ करते वक्त अयान यह पूछता है कि अंशु नहारिया को जानता था तब उसकी वाइफ बताते हैं कि हाँ उठना बैठना था और थोड़ा बहुत काम के सिलसिले में मिलना रहता था। फिर अयान मयंक को सतेंद्र की फोन डिटेल्स और लोकेशन निकालने के लिए कहता है
और सत्येंद्र की वाइफ को वहां से जाने के लिए कहता था और उनके जाने के बाद मयंक को उसकी वाइफ का ही फोन टैप करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और 3 लोगों को गाड़ी से बांधकर पीटा जा रहा है। फिर इंस्पेक्टर अयान हॉस्पिटल जाते हैं। फिर अयान जाकर डॉक्टर मालती से मिलते हैं जिन्होंने उन 2 लड़कियों का पोस्टमार्टम किया था, और डॉक्टर मालती से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि इन बच्चों का काफी दिनों तक गैंग रेप हुआ है। डॉक्टर मालती छुट्टी पर जा रही होती है, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट बनाकर दीजिए दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम की, और उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर जिन 3 लोगों को पीटा गया था, इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त उनका बयान ले रहे होते हैं और उन्हें धमका रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने मंदिर में बैठकर खाना खाया था, लेकिन वो लोग इस बात से बार बार मना कर रहे होते हैं। फिर इंस्पेक्टर अयान वहां आता है और ब्रह्मदत्त उन्हें बताता है कि किसी का नाम तो नहीं हो, लेकिन उन्होंने ओलिया बताया है, और इंस्पेक्टर अयान उन लोगों को ढूंढने के लिए कह चला जाता है। फिर इंस्पेक्टर अयान थाने में जाकर अपने जूनियर्स से पूछते हैं कि मंदिर में दलितों को एंट्री क्यों नहीं मिलती। फिर जब इंस्पेक्टर अयान पूछता है कि यह किसके द्वारा किया गया है, तो इंस्पेक्टर जाटो बताते हैं कि यह सब महंत जी द्वारा किया गया है। फिर जब अयान महंत जी के बारे में पूछता है तो मयंक कहता है कि महंत जी ऊंची जाति है, ब्राह्मण है। फिर अयान मयंक से उन 3 लड़कों की जाति पूछता है तो मयंक कहता है कि वो शेड्यूल कास्ट से हैं। फिर वहां पर जाति पाति कुछ बातें चलने लगती हैं कि कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है। फिर इतनी सारी जाति पाति और छुआछूत की बातें सुनकर अयान बाकी लोगों को धमका देते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं। फिर इंस्पेक्टर अयान उसी जगह पर जाता है जहां उन दोनों बच्चों की लाशों को टांगा गया था, और वह वहां पर हरिमनपुर और फैक्ट्री की डिस्टेंस पूछने लगता है कि यहाँ से कितना दूर है, और फिर वह खेत में बनी एक झोपड़ी तरफ हाथ करके पूछता है कि यह क्या है, तो मयंक कहता है कि उसको छोड़िए, आप जाने दीजिए, और यह सुनकर इंस्पेक्टर अयान उस खेत में बनी झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। फिर जब अयान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उसे बदबू आने लगता है, और जैसे ही वह दरवाजा खोलकर देखता है वहां पर बहुत सारे जानवरों की चर्बी और मांस पड़ा रहता है, और मट से दरवाजे को बंद कर देता है। तभी मयंक आकर उसे बताता है कि यहाँ के लोग जितने भी जानवर मर जाते हैं उनकी खाल को बेच देते हैं और मांस यहीं पड़ा रहता है, लेकिन अब हड़ताल होने की वजह से यह सब बंद पड़ा है। फिर इंस्पेक्टर जाटो बताता है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है जिसमें एक आदमी सभी गरीबों को कहता है तो मम्मी ने काम करना बंद कर दो। फिर अयान पूजा को ढूंढता हुआ खेतों में घूमता रहता है और उसके दिमाग में यही सवाल चलता है, जब वो लोग 3 थी तो उन्होंने 2 लोगों को ही क्यों मारा। फिर इंस्पेक्टर एक पानी भरे खेत की तरफ पहुंचता है और वहां पर उसे एक गुलाबी चप्पल मिलती है, और वह इंस्पेक्टर जाटो से पूछता है क्या इसे पैदल पार किया जा सकता है, तो जाटो बताता है कि यह कहीं कहीं से गहरा है, कहीं कहीं से गहरा नहीं है, रात में तो इसमें जाने से सब डरते हैं। फिर जब अयान पूछता है कि इसके उस पार क्या है, तो जाटो बताता है कि एक तरफ खेत है और एक तरफ जंगल है। फिर जब अयान पूछता है कि उस जंगल में कैसे जाते हैं, तो जाटो कहता है कि उस जंगल में नहीं जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक ट्रक आता है और सारी चौकी के सामने कूड़ा डाल देता है, और उसमें एक आदमी जय भीम के नारे लगाते हुए चला जाता है। फिर जब अयान थाने की तरफ पहुंचता है तो वैसे अजीब लगता है कि थाने के बाहर कोई कूड़ा करके चला गया, और अंदर जाकर वह देखता है कि सीवर लीक हो रहा है और बदबू आ रही है, और उसका जूनियर बताता है कि आज सफाई वाला आने वाला था लेकिन इन लोगों की हड़ताल की वजह से वह नहीं आया है, और बताता है कि ये लोग सारे सरकारी दफ्तरों के बाहर कूड़ा डाल रहे हैं। फिर इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त के पास रामलाल का फोन आता है और फिर ब्रह्मदत्त वह फोन इंस्पेक्टर अयान को देता है। फिर अयान जैसे ही बात करके फोन ब्रह्मदत्त को देता है तो ब्रह्मदत्त फाइल क्लोज करने की बात कहता है, लेकिन अयान कोई जवाब नहीं देता और बाहर चला जाता है, और जिस रास्ते पर कूड़ा पड़ा था उसी रास्ते पर चलते हुए अपनी बीवी के पास फोन मिलाता है, और फिर वह अपनी बीवी अदिति को बताता है कि 3 रुपए के लिए उन लड़कियों का रेप करके उन्हें मार दिया गया। फिर वह अदिति को बताता है कि यहाँ पर 2 लड़कियों की जान चली गई है और सब लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वह उसे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ बिगड़ा हुआ है और वादा करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर जब अयान थाने जाता है तो वहां पर वह नोटिस बोर्ड पर एक पर्चा चिपका देता है, और जब सब लोग उसे आगे पढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वह संविधान का पर्चा है और उसमें आर्टिकल 15 जो कि समानता का अधिकार देता है उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर अगले दिन पूरे गांव में पूजा के लापता होने के पर्चे चिपकवा दिए जाते हैं। फिर अयान एक जगह जाकर पूछताछ करता है और वहाँ एक लड़के से उसे पता चलता है कि मुझे चमड़ा फैक्ट्री से 3 लड़के आते थे, और उस दिन जब लड़कियां गायब हुई तब वहाँ एक पीली बस आई थी। फिर हम देखते हैं कि महंत जी एक दलित के घर जाते हैं और उनके यहाँ खाना खाते हैं, और उन 3 लड़कियों का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि अब दलित और ब्राह्मण को एक होना पड़ेगा, और लोगों से वोट मांगते हैं। फिर अयान थाने जाता है और देखता है कि सीवरेज के पानी से पूरा थाना भर गया है, और वह जाटव से कहता है कि आसपास के गांव के सभी पुलिस वालों को बुला लो, हमें सुअर ताल में घुसना पड़ेगा और वहां देखना पड़ेगा। फिर इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त बताते हैं कि अंशु नहारिया आ गया है। फिर ब्रह्मदत्त इंस्पेक्टर अयान को कहता है कि आप यह सब रोक दीजिए, और वो बताता है कि रामलाल नहारिया ने उनका नंबर लिया है और वो उनको फोन करते ही होंगे। फिर इंस्पेक्टर अयान जाकर अंशु नहारिया से पूछताछ करता है और 3 लड़कियों के बारे में पूछता है, और पूछता है कि 12 तारीख को तुम कहाँ थे। अंशु नहारिया कहता है कि मैं घर पे ही था और वहां से उन्हें कुछ पता नहीं चलता, और पूछताछ करते वक्त अयान के पास एक अननोन नंबर से फोन आ रहा होता है जो कि शायद रामलाल नहारिया जी का ही होता है। फिर अयान जाकर डॉक्टर मालती से बात करता है और उनको कहता है कि इसका डीएनए लेना है, और उन्हें लखनऊ जाने के लिए कहता है ताकि वो उन लड़कियों के डीएनए के साथ इस डीएनए को मैच कर सके, और उनके साथ एक आदमी भेजता है और कहता है कि आप सिर्फ मुझे ही फोन करेंगी। और फिर अयान जाटव से पूछता है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो अंशु नहारिया के खिलाफ केस लिख सके, और जाटव हाँ बोल देता है। तो फिर वह जाटव को कहता है कल सुबह अखबार के पहले पन्ने पर यह न्यूज आनी चाहिए कि हमें इस लड़कियों के केस में अंशु नहारिया पर शक है, और अंशु नहारिया रामलाल नहारिया का खास आदमी है, और फिर वह अपनी बीवी को वह न्यूज फैलाने के लिए कह देता है। फिर अगले दिन अयान
अपने बाकी कांस्टेबल्स के साथ सूअरताल जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और उसे जाटो से पता चलता है कि अपर कास्ट इसमें उतरने के लिए तैयार नहीं है और गांव में से भी कोई नहीं आया। फिर वहाँ पर कुछ कांस्टेबल आते हैं, लेकिन अयान मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती। फिर अयान अपने पीए से कहता है कि जल्दी जल्दी हड़ताल खत्म करवानी पड़ेगी और मुझे निषाद से मिलना है, और उसका पीए बताता है कि निषाद तो अंडरग्राउंड है। फिर अयान के पास मालती का फोन आता है और उसे बताती है कि रेप अंशु नाहरिया नहीं किया है, और फिर मालती को वह वापस आने के लिए कहता है और कहता है कि रिपोर्ट मेरे पास व्हाट्सएप कर दो। फिर अयान गोरा के जरिए निषाद को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि हड़ताल खत्म कर दो और लोगों को वापस भेज दो क्योंकि हमें पूजा को ढूंढने के लिए उनकी जरूरत है। फिर हमें पता चलता है कि निषाद एक बहुत ही पढ़ने लिखने वाला और होनहार इंसान था। फिर वह बताता है कि जात पात के चक्कर में कैसे उसका बहिष्कार किया जा रहा था, और वह बताता है कि गोरा की मिड डे मील में नौकरी लगी थी और उस बच्चों ने उसके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया और 150 लोगों का खाना फेंक दिया गया। फिर निषाद कहता है कि कैसे हम लोगों को जात पात की वजह से इज्जत नहीं मिलती, ना मंदिरों में घुसने दिया जाता है, ना हमारे हाथ का खाना खाया जाता है। और फिर गोरा बताती है कि शांति प्रसाद जब गाँव में दलितों के साथ खाना खाने आए थे, वह बर्तन और खाना घर से लेकर आए थे। फिर अयान पूछता है कि शांति प्रसाद ने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और फिर निषाद बताता है कि वो भी सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे थे। फिर निषाद बताता है कि शांति प्रसाद के आदमी ने हमला भी किया था और वह निशान दिखाता है कि जहाँ उसे चोट लगी थी। फिर निषाद बताता है कि शांति प्रसाद की रैली को रोकने के लिए मैं यह सब कर रहा हूँ और उसके विरोध में ही हम लोगों ने हड़ताल की हुई है। फिर अयान निषाद को हड़ताल खत्म करने के लिए समझाता है और उसे बताता है कि मुझे सूरताल के पास पूजा की चप्पल मिली है, और यह सुनकर निषाद कहता है कि आपके पास लोग काम के लिए आ जाएंगे लेकिन रैली का विरोध नहीं रुकेगा। फिर अगले दिन लोग काम पर आते हैं और थाने का सीवरेज साफ हो जाता है। फिर अयान जाटो को बुलाता है और कहता है कि चलो अंशु नाहरिया को अरेस्ट करने जाना है, लेकिन फिर ब्रह्मदत्त आकर कहता है कि मुझे लखनऊ से खबर आई है कि यह केस अब सीबीआई हैंडल करेगी। फिर अयान कहता है कि पहले हम भी थोड़ा काम कर लें, और वह मयंक से अंशु नाहरिया अरेस्ट वारंट मंगाकर उसे अरेस्ट करने चला जाता है। फिर जैसे ही अयान फोर्स को लेकर अंशु नाहरिया घर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि वह घर नहीं है और वह घर की अच्छे से तलाशी लेने के लिए कहता है। फिर वो उसे एक स्कूल दिखता है और उसे पूछने पर पता चलता है कि यह अंशु नाहरिया का स्कूल है, और वह स्कूल के अंदर चला जाता है क्योंकि वहां उसे वही पीली बस दिखी थी जिसके बारे में चमड़ा फैक्ट्री के पास एक लड़के ने उसे बताया था। फिर अयान उस बस के अंदर जाता है और वहां उसे खून लगा अखबार और खरोच लगी हुई सीटें दिखती हैं। फिर अयान छानबीन करने के लिए स्कूल खुलवाता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक कमरा बंद था जिसकी चाबी अंशु के पास थी, और वह उस कमरे का ताला तोड़कर उसे खुलवाता है और वहां उसे कहीं पर रस्सियां और कहीं पर खून लदी चुन्नी मिलती है, जिससे उसे लगता है कि यहीं पर उन बच्चों का रेप किया गया था। फिर अयान पूरे सूरताल और आसपास के इलाकों में छानबीन करवाता है और गाँव वाले भी उनकी मदद के लिए आते हैं। फिर गोरा अयान के पास आती है और दूसरी तरफ ब्रह्मदत्त जाकर अंशु नाहरिया से मिलता है और उसे सब बातें बताता है, लेकिन अंशु नाहरिया को इस बात से कोई फिक्र ही नहीं थी। फिर अंशु के एक आदमी की बातों से पता चलता है कि ब्रह्मदत्त भी उस बलात्कार में शामिल था, और ब्रह्मदत्त अंशु नाहरिया के आदमी और अंशु नाहरिया को गोली मारकर वहां से चला जाता है। फिर सीबीआई लालगांव के थाने में पहुंचती है और अयान को उसका आदमी आकर बताता है और अयान उन्हें चाय पूछने के लिए कहता है। फिर सीबीआई अफसर पनीकर डॉक्टर अवधेश से मिलता है और उसे मालती के बारे में पूछता है कि क्या वह एक डॉक्टर है, लेकिन अवधेश बताता है कि वह एक डॉक्टर है लेकिन सारे काम मैं ही करता। फिर सीबीआई ऑफिसर पनीकर से मिलने जाता है और रास्ते में ब्रह्मदत्त आता और कहता है कि हम अंशु नाहरिया को अरेस्ट करने उसके फार्म हाउस पर गए थे और उसने हम पर ही गोली चला दी। फिर पनीकर अयान से पूछताछ करता है। फिर अयान उन्हें छोटी बच्चों के रेप के बारे में बताता है और पनीकर कहते हैं कि यह उस डॉक्टर का पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और डॉक्टर अवधेश उनके सीनियर हैं, उनकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। फिर वह अयान पर सवाल उठाता है कि तुमने आते ही यहाँ पर जातिवाद शुरू कर दिया और तुमने आते ही यहाँ पर सबकी जाति पूछी और यह एक गुनाह है। फिर पनीकर उनके सामने ब्राह्मण और दलित की रैली के बारे में बात करता है और पूछता है क्या आप चाहते हैं ये सक्सेसफुल हो। फिर अयान कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और उन गरीब लोगों का इन चीज़ों से कोई लेना देना भी नहीं है। फिर सीबीआई ऑफिसर पनीकर अयान को कहता है कि अभी से तुम इस केस पर काम करना बंद कर दो और अगर तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना तो तुम मुझे कल कह सकते हो। फिर अयान अपनी बीवी को बताता है कि उसे सत्येंद्र की लोकेशन मिल गई और वह उससे मिलने जा रहा है और फिर उसके बाद काम बंद कर देगा, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि अभी तो तुमने काम शुरू ही किया है। फिर वह सत्येंद्र के पास पहुंचता है और सत्येंद्र भागता है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं वह उसे अरेस्ट ना कर ले। फिर वह सत्येंद्र को बिठाकर पूछता है कि 12 तारीख को तुम अंशु के घर क्या करने गए थे। फिर सत्येंद्र बताता है कि उस दिन सुबह 4 बजे उसे अंशु की गाड़ी खराब होने पर बुलाया गया था और उसके सामने तभी के तभी उन दोनों लड़कियों को लटकाया गया था और उसको कहा गया था कि तुम 3-4 दिन के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। फिर सत्येंद्र बताता है कि उसी स्कूल में उन बच्चों का रेप किया गया था और उस रेप में अंशु नाहरिया, ब्रह्मदत्त और निहाल सिंह भी शामिल था, और वह कहता है कि मैं वहां से निकल गया था। फिर सत्येंद्र से पूछता है कि तीसरी लड़की कहाँ है, तो सत्येंद्र कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद उस रात तीनों भाग गई थी, और सत्येंद्र कोर्ट में गवाही देने के लिए मना कर देता है और वह अयान से कहता है कि तुम तो चले जाओगे, यहाँ पर मुझे जान से मार दिया जाएगा। फिर अयान निहाल सिंह के पास से अगर पूछता है कि वह तीसरी लड़की कहाँ है और पूछता है क्या तुमने भी रेप किया था। फिर निहाल सिंह बताता है कि उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा पिला दी गई थी और मुझसे यह गलती हो गई, और कहता है कि मेरी बेटी अमली को मत बताना, और वह ट्रक के सामने कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर अयान जाटो को बुलाता है और ब्रह्मदत्त को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट मंगाता है और कहता है कि आज ये अरेस्ट करना पड़ेगा वरना कल तक हम सस्पेंड हो जाएंगे। सूरताल में अब भी छानबीन चल रही है
उसी दिन शाम को अयान की बीवी उसके घर आ चुकी होती है और अमली उससे बात कर रही होती है। तभी अयान घर आता है। फिर वह जाकर अयान से मिलती हैं और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर अयान अमली के पास जाता है और उसे बताता है कि जो 2 बच्चों को लटका कर मारा गया था और जिनका रेप हुआ था उसमें तुम्हारे भैया निहाल भी शामिल थे। यह सुनकर अमली फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अयान की बीवी बच्ची को संभालती है और अयान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर निषाद गोरा को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने वाला था और वह जाते जाते उससे मिलना चाहता था। फिर निषाद गोरा के सामने निराश हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि वह उसे खुलकर कभी प्यार नहीं जता पाया। फिर ब्रह्मदत्त को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है और जैसे ही उसे जेल के अंदर डालने लगते हैं वह जाटव का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे धमकाता है और उसे उसकी औकात के बारे में कुछ बातें बोलता है और जाटव उसे एक थप्पड़ लगाता है और उसे जेल में बंद करवा देता है। फिर अयान अपनी बीवी के पास जाता है और उसे कहता है कि गोरा जब भी निषाद के बारे में बात करते उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, क्या तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करती हो? तो वह उसे गले लगा लेती है और फिर हम देखते हैं कि गोरा और निषाद जहाँ पर थे वहाँ पर सीबीआई आती है और निषाद को अरेस्ट करके ली जाती है। फिर एक तरफ सत्य प्रसाद की रैली निकल रही होती है और वह भाषण दे रहा होता है और दूसरी तरफ निषाद गाड़ी में बैठा यह सोच रहा होता है कि मैं क्या क्या बनना चाहता था और गरीबी में और जात पात के चक्कर में लोगों को कैसे दबा दिया जाता है और कैसे छोटी जात के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। और एक तरफ सीबीआई अफसर पानीकर उन दोनों बच्चियों के पिता का बयान ले रहा होता है और वो दोनों झूठा बयान देते हैं कि उन्होंने उन बच्चों को मार डाला क्योंकि वो लोग गलत राह पर चल पड़े थे। फिर जो गाड़ी निषाद को ले जा रही थी वो गाड़ी एक तरफ रुकती है और निषाद को एक आदमी साथ खड़ा किया जाता है और वहां पर एक बाइक को गिरा कर उन दोनों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। फिर भीमसेना के कुछ लोग आकर उस रैली का विद्रोह करने लगते हैं और जहां पर भाषण हो रहा था वहां पर आग लगा देते। फिर अगले दिन अयान जब थाने पहुंचता है तो वह जाटव की तरफ देखता है और वहां पर तभी गोरा आती है और जाटव के गले लगकर रोने लगती है और मयंक जाकर गोरा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे रोज माफी मांगूंगा और तुम मुझे माफ मत करना। फिर अयान अंदर जाकर पानीकर से मिलता है और पानीकर कहता है कि दलितों को यह हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। फिर अयान कहता है कि यह आग वो लोग नहीं, यह आग कोई और लगा रहा है। फिर जब पानीकर उनके बारे में पूछता है तो अयान कहता है कि जिसके आपके पास 12 घंटे से फोन पे फोन आ रहे हैं वही आग लगा रहा है और उन्हें उनकी कॉल डिटेल्स देता है। फिर पानीकर अयान को इस केस को ऑनर किलिंग बोलकर बंद करने की बात कहता है। फिर अयान उसे कहता है कि इन लड़कियों को सिर्फ 3 रुपए के लिए फांसी पर टांग दिया गया, जितना आप पानी पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर। और अयान कहता है कि ये बच्चा नाबालिग थी और इनका सामूहिक बलात्कार किया गया है और ये नहीं कि इनको मार कर फेंक दिया जाए, इनको नुमाइंदगी के लिए पेड़ पर टांग दिया गया ताकि उन लोगों को उनकी औकात पता लग सके। फिर अयान पानीकर को कहता है कि मेरे पास सबूत है और वह उन्हें रस्सी, चुन्नी और चादर पर लगे खून के दाग दिखाता है कि इस रस्सी से उनके पैर बांधे गए थे और इस चुन्नी से उनका मुंह बांधा गया था और बताता है कि यह सब मुझे अंशुल आर्य के स्कूल में मिला है। फिर अयान कहता है कि आगे चलकर मैं सभी सबूत पेश करूंगा और अंशुल आर्य को सजा दिलवाऊंगा और कहता है कि अगर चाहते तो मेरे थाने वाले इन सबको रोक सकते थे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि इन सब के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और कहता है कि जो SC ST कास्ट के लोग होते हैं इनकी जातियों के नाम गाली की तरह यूज किए जाते हैं। 70% लोग हमारे समाज में इन्हीं जातियों से हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं करता बल्कि इनको कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। और कहता है कि हम जो 30% बड़ी जाति के लोग हैं इन सबको अपने छोटे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। और ये लोग सीवरेज साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं और हमारा इन लोगों की तरफ ध्यान तक नहीं जाता। फिर वह जाते जाते अपनी रिपोर्ट वहां देता है और कहता है कि मुझे पता है आप लोग इसे डस्टबिन में फेंक देंगे, इसलिए मैंने पहले ही यह रिपोर्ट CM और होम सेक्रेटरी को भेज दी है। फिर वह जाते जाते कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे पूजा को ढूंढना है। और पानीकर कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम सस्पेंड हो चुके हो। तो फिर वह कहता है कि मुझे पता है मैं सस्पेंड हो चुका हूँ और मैं पूजा ढूंढने में जी जान लगाता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। वहां जाकर उसे जाटा से पता चलता है कहीं कुछ नहीं मिल रहा। फिर अयान खुद दलदल में उतरता है और सब लोग ढूंढ रहे होते हैं। फिर अयान के पास शास्त्री का फोन आता है और अयान कहता है कि शास्त्री जी मैं सस्पेंडेड हूँ और शास्त्री जी कहते हैं कि तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। तभी एक कांस्टेबल को दूसरी चप्पल मिल जाती है। फिर गोरा और सारे पुलिस फोर्स पूजा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। फिर जाटा अयान को बताता है कि 2-3 किलोमीटर आगे एक पुराना पंप हाउस है जो कि काफी सालों से बंद पड़ा है। फिर अयान, जाटा और गोरा उस पंप के पास पहुंचते हैं और अयान को एक पाइप में पूजा बैठी हुई मिलती है जो कि बुरी तरह से घायल और बेहोश पड़ी है। और अयान जाटा को 5 मिनट में यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। फिर अयान पूजा को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और फिर पूजा के बयान के बाद ब्रह्मदत्त को दोषी पाया जाता है और उसे 11 साल की सजा होती है। और अदालत ननको और महेंद्र जो कि उन बच्चों के पिता थे उनको बाइज्जत बरी कर देती है क्योंकि उन्होंने वह बयान दबाव में आकर दिए थे। मंत्री जी चुनाव जीत जाते हैं लेकिन मंत्री पद को लेकर ब्राह्मण और दलित की एकता खतरे में बताई जाती है। फिर अयान गोरा को भी उस बच्ची के साथ हॉस्पिटल में भेज देता है और जहाँ पर सब पुलिस वाले बैठे थे वहां पर उन सबको खाना खिलाता है और सब लोग जात पात भूल कर वह खाना खा लेते हैं और यहाँ
पर खुशी खुशी यह फिल्म खत्म हो जाती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।